देखिए प्यारे बच्चों, हमारे सामने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल। दो चैप्टर हम लोगों ने ईमानदारी से प्रॉपर समझा है, सीखा है। उन चैप्टरों में जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मुझे लगेगी अलग से कराना होगा तो मैं बिल्कुल अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में ये आपका थर्ड चैप्टर है। टोटल आपके सामने 4 चैप्टर हैं, जिनमें से थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो थर्ड चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो अराउंड 70% आपका सिलेबस जो होगा 70 to 75% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा बाकी के कंपेरेटिवली समझने वाला चैप्टर है। इसमें केवल ऐसा हंसी मजाक से समझ में नहीं आएगा, ध्यान दोगे तभी ये चैप्टर तुमको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर में, वो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अच्छा, केमिकल कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? आप लोगों को मालूम है कि जो एटम और एलिमेंट होते हैं, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें, जो एटम और एलिमेंट होते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म होता है। अब एटम और एलिमेंट कैसे कंबाइन करेंगे? कंबाइन करते समय वो कुछ नियम को फॉलो करते हैं। कम्बिनेशन का तो यही मतलब हुआ भाई। कम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। कौन कंबाइन करेगा? एटम या एलिमेंट जो होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे। एटम और एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके वो बनाएंगे क्या? वो या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर हम कहेंगे कंपाउंड बनाएंगे एज अ प्रोडक्ट। तो ये ऐसा करते समय, एटम और एलिमेंट के आपस में कंबाइन होते समय कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं, कौन कौन से नियम यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। कुछ नियम को वो पर्टिकुलर रूप से फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने 2 नियम लिख रखे हैं तो केवल 2 ही नियम सिलेबस में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सामने और भी कुछ नियम और भी कुछ रूल होते हैं। जैसे इसमें तुम अगर देखो तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक, इसी में और भी बहुत सारे लॉ होते हैं, जैसे अवोगाद्रो लॉ, वो लॉ नहीं है। तो कई सारे लॉज यहाँ पर और नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 नियम ऐसे हैं जो आपको इस चैप्टर में आपके सिलेबस में है। हम उन 2 नियम को प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे, जिससे कोई भी परेशानी ना रहे। कौन कौन से 2 नियम हम लोगों को सिलेबस में पढ़ने हैं? पहला नियम जो है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले नियम को बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैं चैप्टर के एंडिंग में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से, तो इसलिए प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से तैयार रहिएगा जो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछे कि ये लॉ दिया किसने, किसने इस लॉ को प्रपोज किया, किसने इस लॉ के बारे में डिस्कस किया, तो हमारे सामने 2 साइंटिस्ट हैं, 2 केमिस्ट थे। एक थे जिनको बोलते हैं लेवाइजर, इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवाइजर, और इसी में एक दूसरे हैं जिनको बोलते हैं जोसेफ प्राउस्ट। तो इन दोनों ने क्या किए कि केमिकल कम्बिनेशन के 2 नियम दिए। केमिकल कम्बिनेशन का मतलब एलिमेंट एटम आपस में कंबाइन होंगे, तो उसी कंबाइन होते समय कुछ नियम को वो मानेंगे, और उन्हीं नियमों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और वो 2 नियम में से चलिए पहला नियम हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। इस नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब आप जानते हो, मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड। नियम बड़ा सिंपल सा है, देखिए लिखा भी है। अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है केवल इतना ही लिखना। तुम क्या लिख सकते हो? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का, जितना भी रिएक्टेंट कंबाइन होगा उसका जो टोटल मास होगा वो हमेशा टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसी का एक और नाम है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। मतलब वो डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता उसका, मतलब वो खत्म नहीं हो सकता है। वही डिस्ट्रॉय वाला नियम, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। हम मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जो किसी भी रिएक्शन में जो टोटल रिएक्टेंट का मास होता है वो टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखूं, जरूरी नहीं कि जो ऊपर लिखा ही है, मैं और कोई एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं लिखूं, पहले मुझे बोलने दीजिए। जैसे मैं कहूं कि माना मेरे सामने एक रिएक्शन है, हमने कहा C+O2 गिव CO2। अब ये तुम रिएक्शन देखो। इस रिएक्शन की मैं अगर बात करूं तो तुम रिएक्टेंट का पहले मास निकालो। रिएक्टेंट में देखो पहले कौन है? कार्बन। तो कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन का कितना होता है? एक का होता है 16, तो 2 है यहाँ पे, तो 16 इंटू 2 ग्राम। अगर तुम टोटल इधर ऐड करो तो इधर ऐड करने पे कितना निकलेगा? 44 ग्राम। और प्रोडक्ट में देखो, अगर प्रोडक्ट में देख रहे हो तो कार्बन का मास 12 होता है, यहां पर भी 2 इंटू 16, इधर भी तुमने ऐड किया तो देखो कितना है? 44 ग्राम। तो नियम यह कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान
मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है, मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं, मास ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रिएक्टेंट का जितना मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के सम के बराबर होगा। एक एक्सपेरिमेंट यहां समझाया गया है, जरा इसको देखो, फिर मैं आपके डाउट पूछता हूं, जो आपको डाउट होगा वो डिस्कस करूंगा। देखो यहां पे एक रिएक्शन बता रहा है, कह रहा है एक रिएक्शन लिख दिया उसने, माना उसने कहा कैल्शियम क्लोराइड है। अब कैल्शियम क्लोराइड के अंदर उसने क्या डाला, सोडियम सल्फेट। देखिए इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, मैंने फॉर्मूला लिखना सिखाया है वैलेंसी वाले में। तो कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट डाल दिया, जैसे हमने डाला तो उसने बनाया क्या, कैल्शियम सल्फेट बनाया प्लस सोडियम क्लोराइड बनाया। तो कंपाउंड तो उसने देखो दूसरा दूसरा बनाया है ना, कंबाइन होने से पहले कुछ और था, कंबाइन होने के बाद कुछ और बना। लेकिन तुम अगर स्टार्टिंग में देखो, इसका जब टोटल मास मेजर करोगे, देखो इसमें है कैल्शियम क्लोराइड और बाहर है सोडियम सल्फेट। अब दोनों को मिला दिया गया, मिला देने के बाद क्या देखा गया कि बना क्या, कैल्शियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ये इसके अंदर छोटा छोटा नॉन सॉल्युबल पार्टिकल क्रिएट हो जाएंगे, मतलब ये कैल्शियम सल्फेट बना प्लस NaCl बना। पहले मास देखो कितना है, 300 ग्राम। बाद में भी देखो रिएक्शन के बाद भी मास कितना है, 300.23 ग्राम। मतलब सीधा सीधा ये नियम निकल के आता है कि किसी भी रिएक्शन में मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मास जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास जितना भी किसी भी रिएक्शन में शुरू में लेके चलोगे रिएक्टेंट का, उतना ही मास तुम्हें प्रोडक्ट का मिलेगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आसान सी भाषा में इसको बोलोगे कैसे, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मुझे बताओ कहां पे कोई डाउट है। अरे मां कोई डाउट बेटा पूछ रही थी तुम। आपकी वॉइस थोड़ी सी फंस रही है, मुझे मैसेज कर दीजिए, यहाँ पर मैसेज में सीन कर ले रहा हूँ, आप मैसेज लिखिए, ठीक है। तो आपकी वॉइस, बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपकी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करने को बोल रहा हूँ, तो मैसेज करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद हम उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब सेव, ये वर्ड होता है। बाकी आप एक क्वेश्चन देखो। अब देखिए नीचे मैंने इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन भी किया है, मैंने समझाया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है। किसी भी रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्वेश्चन माना कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, थोड़ा मैं समझो, माना कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे कि A प्लस बी गिव C प्लस डी, ऐसे दे दे। कोई कहे कि शुरू में जो A का मास है वो 10 था, इसका जो मास था वो 20 था। कोई कहे कि C का मास जो है वो 15 यूनिट है, तो बताओ D का मास कितना होगा, ऐसे कोई पूछ ले और ये कहे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। बेटा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखना आपको सिखाया जाएगा, अभी अगले इसी चैप्टर में ही आपको डिस्कस किया जाएगा कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। फॉर्मूला वैलेंसी के अकॉर्डिंग, हाँ सिलेबस में इसी चैप्टर में ही, अभी आगे जब आओगे तो थोड़ा सा सिखाऊंगा कि फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। अभी पहले आपको वैलेंसी सीखना पड़ेगा कि वैलेंसी क्या होता है। तो ये फॉर्मूला देखो ऐसे लिखा गया। अच्छा थोड़ा बहुत 6 में पढ़ा होगा, अदरवाइज मैं आइडिया दे दूं। कैल्शियम की वैलेंसी माना 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो CaCl2 लिखा जाता है। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, Na2SO4 आ गया। तो देखो अभी तुम लोगों को वैलेंसी जिसको नहीं पता है तो परेशान मत हो, यहां तुमको कोई फॉर्मूला लिखने के लिए थोड़ी बोलेगा, वो तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए फॉर्मूला यहां पे लिखा है। अदरवाइज नो नीड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। जब तक आप आगे चैप्टर पढ़ नहीं लोगे तब तक ऐसी कोई नीड नहीं पड़ेगी। अभी इन्हीं चैप्टरों में आगे चल के हम फॉर्मूला लिखना सिखा देंगे तो आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तब तक तुम ये समझो जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि एक रिएक्शन लिखी होती है, उस रिएक्शन में किन्हीं 2 का मास दिया है और किसी 1 का पूछे, तो अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है तो टोटल रिएक्टेंट का मास जो होगा वो टोटल प्रोडक्ट के मास के सम के बराबर होगा। इसी को सॉल्व कर लो, जैसे इसको सॉल्व किया तो देखो मास जो था डी का निकल के आ गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ इस तरीके से फॉलो होता है। अब जरा यहां पे देखो, अब यहां पे एक रिएक्शन लिखी नहीं गई है तब भी मैं तुमको समझा दूं। क्या रहा है कि सोडियम कार्बोनेट है, थोड़ा ध्यान दो, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है।
अगर इस क्वेश्चन को तुम पूरा पढ़ो, जरूरी नहीं कि सब बच्चों के तरीके से ही क्वेश्चन बनाया जाए, क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिए, कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट है वो इथेनॉइक एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है और प्रोडक्ट में बना क्या रहा है, कह रहे हैं कि प्रोडक्ट में बना रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, और वाटर के साथ क्या बना रहा है, सोडियम इथेनॉइड बना रहा है। अब इनके जो फॉर्मूले हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि उसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है वो 5.3 ग्राम है, ओके। इथेनॉइक एसिड है वो 6 ग्राम है। अब कंबाइन होने पे CO2 कितना बनना है, 2.2 ग्राम बनना है, 2.2 ग्राम बनना है, ठीक है जी। वाटर जो है वो 0.9 ग्राम बन रहा है, सोडियम इथेनॉइड जो है वो 8.2 ग्राम बन रहा है। तो सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर द एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको ये प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। क्या तुम लोगों को लग रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, बताइए जरा। यस सर, प्लस करने पे सर 11.3 दोनों में। किसको प्लस करने पे, किसको प्लस करने पे, आपको, रिएक्टेंट्स को। हाँ वेरी गुड, आप प्रॉपर बोलोगे, आप क्या बोलोगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये भी नहीं कि कुछ भी, आप ऐसे बोलो कि इस रिएक्शन में टोटल मास जो रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट्स का, वो तुम देख रहे हो कि वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। जस्टिफाई करके दिखा दो। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 5.3 प्लस 6, तो अगर चेक करो तो कितना आ रहा है, 11.3 ग्राम। राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट की साइड, उधर चेक करो तो वो कितना आ रहा है, 2.3 प्लस 0.9 प्लस 8.2, सम किया तो कितना आ रहा है, 11.3 ग्राम। सर 2.2 है, हाँ सॉरी 2.2 है, सॉरी वो 2.2 है, तो ऐड किया तो 11.3 ग्राम इधर भी आ रहा है। तो तुमने देखा कि इस रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट का जो मास है वो टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। अब भाई यही तो वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट का मास टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। आप कहोगे हाँ, आप ऐसे लिखोगे, यस दिस रिएक्शन या दिस केमिकल रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इस रिएक्शन में टोटल रिएक्टेंट का मास टोटल प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। बात खत्म यहीं पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वाला नियम समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है श्रेयस बताओ। सर ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें स्टेट है, कि हमारा स्टेट का क्या मतलब है, सॉलिड लिक्विड गैस, नहीं मास है, हाँ तो मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। हाँ धैर्य तुम बताओ। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, हाँ, तुम बताओ क्या होता है धैर्य। a law in which mass cannot be created or destroyed, in which the total mass of reactant is equal to product of ठीक ठीक है, लेकिन ऐसे बोलना क्या मतलब, लॉ इन विच, लॉ इन विच का मतलब क्या, लॉ के अंदर है क्या, ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू इट, हाँ ठीक है रिमा, अकॉर्डिंग, केमिकल, हाँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल रिएक्शन, किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, और यू कैन से इन अ केमिकल रिएक्शन द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उम्मीद करता हूं कि पहला लॉ सबको क्या बोल रही है वर्मा, बेटा आपकी वॉइस आ नहीं रही मुझे आज बिल्कुल, पता नहीं क्या है, मैं क्लास उसमें, मुझे मैसेज करिए ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगला देखिए मेरा प्यारा बच्चा, दूसरा जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो चलिए मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है यार रेशियो। पहले इस स्टेटमेंट पे ध्यान दो फिर समझते हैं क्या कहता है। स्टेटमेंट साफ साफ ये कहता है कि कोई भी प्योर केमिकल सब्सटेंस हो, प्योर केमिकल सब्सटेंस जैसे वाटर खुद में प्योर होता है क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना है, तो कह रहा है कि कोई भी प्योर केमिकल सब्सटेंस होता है उनमें जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में रहते हैं।
मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब उन जो भी कोई कंपाउंड होगा, जो भी प्योर सब्सटेंस होगा, उनमें उनके एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा एक सिंपल होल नंबर में रहेगा। एक सिंपल होल नंबर भी नहीं, एक कांस्टेंट रहेगा जो रेशियो रहेगा मास का। इस बात का मतलब क्या है, थोड़ा और अच्छे समझाइए सर। तो देखो एक एग्जांपल मैंने यहां लिख रखा है। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं वाटर की। अब ये मैं वाटर की अगर बात कर रहा हूं तो फर्क नहीं पड़ता है कि तुम वाटर को बना कैसे रहे हो, ध्यान देना, इट डजंट मैटर व्हाट इज द सोर्स और बाय विच मेथड यू प्रिपेयर द प्योर सब्सटेंस। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से सोर्स से लिया है, कैसे बनाया है। अब वाटर चाहे मैं आइस वाटर ले लूं, चाहे मैं रिवर वाटर ले लूं, चाहे मैं सी वाटर ले लूं, या घरों का जो पानी है वो ले लो, कहीं भी कोई भी वाटर उठा लो, डजन मैटर कि कहां से तुमने वाटर लिया है। अगर तुमने वाटर लिया है तो इनके जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मास शुरू में याद करवाया जाता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो टोटल 2 है, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है। तो अगर एलिमेंट के मास का रेशियो निकालो तो हमेशा वो 1:8 ही रहेगा। देखिए आइस वाटर के अंदर भी एलिमेंट के मास का रेशियो 1:8। in the river water the ratio of the mass of element is 1:8. in the sea water the mass of the ratio of the mass is of hydrogen and oxygen is 1:8. so it doesn't matter which source, by which method you prepare the compound, the ratio of the mass of the element will be remain constant. This is known as the law of constant proportion. According to the law of constant proportion, in a pure chemical substance the element are always present in a definite proportion by mass. ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुमने कैसे किसी भी कंपाउंड को बनाया है, कौन से सोर्स से लाए हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये कंपाउंड बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 रहेगा। मैं अगर और एग्जांपल देना चाहूं, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, देखो माना मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कहूं कि मैंने CO2 को फॉर्म किया, आई एम फॉर्मिंग द CO2 हियर। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा हूं, दो अलग अलग मेथड से बना रहा हूं। मेथड नंबर 1, मैंने कार्बन के अंदर क्या डाल दिया, O2 डाल दिया। मेथड नंबर 2, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, इसका नाम क्या होता है, CO का नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब अगर इसके अंदर मैं क्या डाल दूं, इसके अंदर मैं पुट कर दूं हाफ O2, देन इट ऑल्सो फॉर्म CO2। तो तुमको फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने CO2 लिया कहां से है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने CO2 कौन से मेथड से बनाया है। हाँ ये बात 100% होगा कि CO2 तुम चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, इनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वो हमेशा 3:8 ही रहेगा। तो ये है, ये नियम होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इन अ प्योर सब्सटेंस इट डजंट मैटर व्हाट इज द सोर्स ऑफ सब्सटेंस, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द एलिमेंट, किसका रेशियो, मास का रेशियो, किसके, एलिमेंट के, एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस नियम को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो चलिए बच्चा बताइए हमें, देखिए कौन बता पाता है, कौन बता पाएगा, अभिनव पांडे बता पाओगे, रामेश तुम बताओ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। Sir, in a pure chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. ठीक है, अब मुझे तुम बताओ, अरिमा, अरिमा है, अरिमा नहीं आ रही होगी, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो चलो नहीं आ रही आवाज, ठीक है, वेरी गुड। आ रही है। अभिनव पांडे बताओ, तुम बताओ अभिनव पांडे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। पांडे आवाज आ रही, The law states that no matter what, sir मैं कुछ नहीं बोल। अभिनव पांडे, धैर्य सिंह और श्रेयस, दोनों में से कोई बताना चाहेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, Yes, sir. बताओ धैर्य। सर बोलो। Sir, according to this law, there will be equal proportion of elements in a pure substance. थोड़ा थोड़ा सही है, श्रेयस तुम बताओ। Sir, the law that states that in a pure chemical substance, the elements are always
in present in a definite proportion by mass हाँ, and it is also known as law of definite proportion. वेरी गुड। ठीक है, तो ये लगभग लगभग समझ में आ गया। अब चलो अच्छा, मैं देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आपके स्कूल में आ जाएं, लेकिन मैं तब भी कठिन मानते हुए आपको सारे क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले एक अमोनिया का सैंपल है, कह रहा है कि एक अमोनिया यहाँ पे है, ठीक, कह रहा है इस अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 9 ग्राम है। कह रहा है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितना है, 42 ग्राम है, ठीक है। कह रहा है कि इन अनदर सैंपल, एक दूसरा सैंपल है अमोनिया का, कह रहा है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है दैट इज 5 ग्राम, वो कितना है, 5 ग्राम है। तो बताओ जरा कि दूसरे के अंदर नाइट्रोजन कितना होगा, दूसरे के अंदर नाइट्रोजन कितना होगा, ठीक है। सेम ही होगा। हाँ, सेम कैसे होगा, नहीं होगा। सेम नहीं होगा बेटा, रेशियो सेम होगा। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा सेम होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, दैट इज 9/42। 9/42 का मतलब 3 और बाई 14, मतलब रेशियो कितना है, 3/14। मतलब तुमको ये पता चला कि इन फर्स्ट सैंपल, फ्रॉम द फर्स्ट सैंपल तुम्हें ये पता चला कि किसी भी अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो हमेशा 3/14 होता है। जब आपको इतना आइडिया लगा, ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि नाइट्रोजन यहाँ कितना है, तो उसे x मान लेते हैं। तो हमको ये तो पता होगा ना कि 5/x जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 3/14 के। क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर कंपाउंड सेम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर सब्सटेंस सेम है तो उनके एलिमेंट के मास का रेशियो सेम रहेगा। तो यहां अगर इनके मास का रेशियो 3/14 है तो यहां भी मास का रेशियो 3/14 होगा। तो इसी को सॉल्व कर लिया तो कितना आया, 70, 14 इंटू 5/3, दैट्स मीन 70/3। सॉल्व कर लिया, यू गेट द मास ऑफ नाइट्रोजन इन अ सेकंड सैंपल। देखो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कैसे लगाया। देखिए ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन तब आएंगे जब क्वेश्चन पेपर कठिन बनाना होगा। अदरवाइज स्कूल में क्या वो देना पसंद करते हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। वो केवल सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, राइट द स्टेटमेंट, और यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जस्ट लाइक दिस। लेकिन अगर कठिन क्वेश्चन देंगे तो कुछ ऐसा देंगे वो क्वेश्चन। आपको पता है कि एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो पहले में एलिमेंट के मास का रेशियो निकाल लिया तुमने, वो कितना निकला, 3/14। तो इसका मतलब इसके अंदर भी रेशियो 3/14 ही होगा। पहले का अगर 5 है तो दूसरे का 5x है, अगर तो 5/x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3/14 की इक्वल होगी। रेशियो तो सेम रहता है ना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो जो रहेगा। तो आपने x सॉल्व कर लिया, दूसरे में 70 ग्राम, वो 70/3 ग्राम होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ा रहा हूं, और उसके पढ़ाने के बाद आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमारे सामने एक काफी अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया, एक एटॉमिक थ्योरी दिया। एटॉमिक थ्योरी का मतलब वो एटम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक थ्योरी दिया, कुछ नियम बनाए। पॉस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है जब कोई साइंटिस्ट किसी भी कॉन्सेप्ट को पॉइंट की फॉर्म में रखता है, वो अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जितनी भी उसने नॉलेज गेन की है उनको जब वो रिप्रेजेंट करना चाहता है इन अ फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, वो इसको एक्सप्लेन करता है पॉइंट की फॉर्म में, तो उन्हें बोलते हैं पॉस्टुलेट्स। तो डाल्टन ने एटम से रिलेटेड जो थ्योरी थी उसको लेके कई सारे पॉस्टुलेट दिए। चलिए हम लोग एक एक करके सारे पॉस्टुलेट को समझते हैं। द पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। कह रहा है कि जितने भी मैटर होते हैं, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, व्हाट इज द मैटर, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग द मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मैटर वह कुछ भी होता है जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। तो नियम कहता है कि आप अपने सराउंडिंग में जितने भी मैटर देखते हो, कॉपी किताब कलम डस्टर पेन डजन मैटर, जो भी देखते हो मैटर, हर मैटर छोटे छोटे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और इन छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम नाम देते हैं एटम। सबसे पहले डाल्टन ही थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, एटम जो होता है वो इससे छोटा नहीं कुछ हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो आप। तो ये चीज ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम। ये पहला पॉइंट उन्होंने दिया। चलिए
अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कहा, उन्होंने कहा कि एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अच्छा, इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल? सिंगल पार्टिकल। single particles. सिंगल पार्टिकल नहीं, मतलब इंडिविजुअल का मतलब जो डिवाइड ना हो सके, सिंगल ही सही है मतलब, बट वो कहना चाह रहा है जो डिवाइड ना हो सके। वो ये कहना चाह रहे थे कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है, आप उससे छोटा कुछ नहीं कर सकते हो, आप उससे छोटा और कुछ भी नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट होते हैं ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, रीअरेंजमेंट हो जाता है, बदल जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है, वो सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? एटम होता है। देखिए प्यारा बेटा, आगे चल के ये थ्योरी फेल हो जाएगी, इसके बाद और भी बहुत सारी थ्योरी आई, जैसे तुम इसी पॉइंट को ले लो तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के तुम अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ोगे, जो कि एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो थ्योरी गलत होगी ना वहां पे। तो गलत भले हो गई हो, लेकिन क्या थ्योरी थी वो तो हम पढ़ के चलेंगे भाई। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट दिया वो हम सीखेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता है। दो पॉइंट बताए, मैटर एक इंडिविजुअल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम कहते हैं एटम। एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उससे छोटा कुछ नहीं होता, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। थर्ड सर इसमें वो तो कह रहे कि सर वो बनता है एटम से, उन्होंने तो ये नहीं बताया कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या वो बेटा? पहले पॉइंट में बताया ना। वही तो बेटा पहला पॉइंट है, बनता है क्या मतलब? तुमने मेड ऑफ खाली वर्ड पढ़ लिया, इससे थोड़ी मतलब होता है मैटर इज मेड अप ऑफ, मतलब वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनता है। अब जिससे बनता है वही तो सबसे छोटा हिस्सा हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे मैं ये बोलूं कि एक घर जो होता है दैट इज मेड अप बाई ब्रिक्स, वो ब्रिक्स से बनता है, तो ब्रिक जो हो जाएगी वो पूरे घर की सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ होम। तभी सर ब्रेक में भी तो आते होंगे। हाँ बेटा बिल्कुल होंगे, लेकिन अब वही होता ना कि हमें तो जो एक्सप्लेन कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा ना, हमें वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है उस विजन के थ्रू समझना पड़ेगा। धैर्य, माइक बंद करो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, वो ये कह रहा है, देखिए इनके कई सारे पॉइंट फेल हो जाएंगे, जैसे जैसे तुम सीनियर क्लास में आओगे मैं इनके लगभग सारे पॉइंट फेल तुम देखोगे, सारे हो जाएंगे फेल, लेकिन पढ़ना तो है ही। इन्होंने जो अगला पॉइंट दिया वो क्या कहा कि एटम जो होते हैं गिवन एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं। भाई जैसे हमने कहा आयरन का एक एटम ले लो, ठीक, आयरन का दूसरा एटम ले लो, आयरन का तीसरा एटम ले लो। अब आयरन का कहीं से भी एटम ले लो, आयरन के जितने भी एटम होंगे सारे के सारे जो एटम है वो आइडेंटिकल होंगे। तुम आयरन इसमें से निकाल लो, आयरन किसी दूसरी जगह से निकाल लो, कहीं से भी आयरन निकालो, आयरन के जो एटम होंगे मतलब जो सेम पार्टिकल है, आयरन का पार्टिकल सेम ही हो गए सारे, तो सेम पार्टिकल है वो आइडेंटिकल इन मास। चाहे आयरन का जो भी तुम पार्टिकल उठाओ, हर आयरन के पार्टिकल का मास 56 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो सेम पार्टिकल हैव सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब आयरन की जो प्रॉपर्टी है, आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है, मतलब जो भी अभी आगे चल के पढ़ोगे, आयरन जैसी केमिकल रिएक्शन एक शो करेगा वैसा दूसरा भी एटम शो करेगा, वैसा तीसरा भी एटम से शो करेगा। तो नियम क्या कहता है कि जितने भी सेम तरीके के पार्टिकल होते हैं, अगर वो सब आयरन के हैं तो उनकी बात कर लो, चाहे जो भी हो, सेम तरीके के पार्टिकल का मास भी सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखो, इन्होंने कहा कि जो डिफरेंट पार्टिकल होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल का मतलब उन्होंने कहा कि माना एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, ऐसे मान लो। इन्होंने कहा कि अगर ये पार्टिकल डिफरेंट है तो इनका मास भी डिफरेंट होगा, इसका मास 12 है, इसका मास 14 है, इनका मास भी डिफरेंट होगा और इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी। देखिए नियम फेल हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो उन्होंने बोला हमें वो दिमाग में रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हैं, अगर पार्टिकल अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो उनका मास भी अलग अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो भी अलग अलग होंगी। ये उन्होंने कहा चौथा पॉइंट या फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि एटम जो कंबाइन होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। मतलब जैसे तुम वाटर देख लो, अब वाटर में जो कॉम्बिनेशन है कोई भी कंपाउंड में, तो देखो एलिमेंट कैसे कंबाइन हो रहे हैं 2:1 में। अमोनिया देख लो, अमोनिया में देखो कैसे कंबाइन हो रहा है 1:3 में। मतलब जब कॉम्बिनेशन होता है तो सिंपल होल नंबर का रेशियो रहता है।
अब ये नहीं है कि हाइड्रोजन जो है उसका 1.7 पार्टिकल और ऑक्सीजन का 2 पार्टिकल ऐसे कंबाइन हो, ना ना ना। इन्होंने नियम क्या दिया कि एलिमेंट आर कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करेगा एलिमेंट और तब जाके वो कंपाउंड बनाएगा। लास्ट पॉइंट देखो, इन्होंने कहा कि रिलेटिव नंबर्स एज वेल एज काइंड ऑफ एटम्स और कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये भी पॉइंट हटा दीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक। तो आप अभी 5 जो पॉस्टुलेट हैं वो याद रखो, याद रखिएगा। मैं फिर से इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि स्कूल में कई बार ये 2 से लेकर 3 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सीधे ऐसे कहेंगे, राइट द डिफरेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट लिख के दिखाइए। तो आपको इनके 5 पॉइंट जो होंगे वो लिख के दिखाने पड़ेंगे। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। पहला पॉइंट मैं भी पूछूंगा सब आपसे, इसलिए ध्यान दो। मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसको एटम कहते हैं। एटम इंडिविजुअल होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जो सेम टाइप के पार्टिकल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी और मास सब कुछ सेम होता है। डिफरेंट टाइप के पार्टिकल जो होंगे उनके मास भी अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टी जो होंगी केमिकल वो भी डिफरेंट होंगी। ये हो गया। और एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो ये 5 तो नियम बहुत अच्छे से याद रखो। जब ये 5 नियम आपने अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिए, तो अब इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं। इनके ड्रॉबैक बहुत हैं, 1-2 ड्रॉबैक नहीं, अभी और भी कई सारे ड्रॉबैक पढ़ोगे। लेकिन जो मेजर ड्रॉबैक था, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो यही था कि इन्होंने कहा कि इट कंसिडर्ड एटम एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल। उन्होंने कहा कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। लेकिन तुम तो जानते हो, आगे चल के ये बात पता चलती है कि एटम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो तुमसे कोई बोले कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो क्या कहते हैं ड्रॉबैक क्या है, तो कहोगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये था कि डाल्टन ये कह रहे थे कि जो भी एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उससे छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इनके 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके होमवर्क में है। ये तीनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, इसलिए जितना मैंने पढ़ाया है वो तो आपको तैयार होना ही चाहिए, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। यहाँ फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड दिखा मैं सारी स्लाइड भी दिखा दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ। बस आपका कंटेंट वैसे थियोरेटिकल एक बार जो एक्सप्लेनेशन था वो पूरा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ तक कर दिया है, ठीक है। तो आज हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए।